पहले की वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारी सरकार जब यूनियन बजट प्रेजेंट करती है तो उसके अंदर पूरी डिटेल्स होती हैं कि सरकार को इस साल कहां कहां से इनकम होने वाली है और सरकार किन किन चीज़ों पर खर्चा करने वाली है। और ये भी हमें पता है कि यूनियन बजट में मेंशन्ड इनकम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स। और बिल्कुल इसी तरह एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि सरकार की जो भी इनकम होती है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट से हो या फिर कैपिटल रिसिप्ट से, वो अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाकर जमा होती है। बट अगर बात की जाए एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड एक्सपेंडिचर में। और बिल्कुल इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड एक्सपेंडिचर में। लेकिन चाहे एक्सपेंसेस कोई से भी हों, ये सभी एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही किए जाते हैं। आई एम श्योर कि इस अंडरस्टैंडिंग के बाद अब आप इस चीज़ को समझना चाहोगे कि चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड एक्सपेंडिचर के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन तो किया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई वोटिंग नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये कि अगर किसी भी एक्सपेंडिचर को चार्ज एक्सपेंडिचर मान लिया गया है तो उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन तो हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में उसके अप्रूवल के लिए किसी भी तरह की वोटिंग की जरूरत नहीं है। और इसीलिए उस एक्सपेंडिचर को ना तो पार्लियामेंट रिजेक्ट कर सकता है, ना रिड्यूस कर सकता है और ना ही डिले कर सकता है। जबकि जो मेड एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें पार्लियामेंट में डिस्कस भी किया जा सकता है और उनके ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग भी होती है। और इसीलिए मेड एक्सपेंडिचर्स को कई बार वोटेड एक्सपेंडिचर्स भी कहा जाता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। बट अभी तक के डिस्कशन में ये बात क्लियर नहीं हुई है कि किस तरह के एक्सपेंसेस को चार्ज एक्सपेंडिचर माना जा सकता है। तो देखिए, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिटेल में दिया गया है कि किस तरह के एक्सपेंसेस को चार्ज एक्सपेंडिचर माना जा सकता है। और हम इन सभी कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर को डिटेल में कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे लोन रीपेमेंट से। तो देखिए, बाहर के देशों से हमारी सरकार जब भी कोई लोन लेती है तो अल्टीमेटली उसे चुकाना तो पड़ता ही है। तो इस लोन रीपेमेंट से जुड़े जितने भी डेट चार्जेस हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इन सभी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चार्ज एक्सपेंडिचर माना गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोन लेते वक्त अगर सरकार का कोई भी खर्चा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार ने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर किया हो तो उसकी फीस, लीगल चार्जेस, और इसके अलावा अगर सरकार ने लोन लेते वक्त किसी भी तरह के कमीशन को दिया है तो इस तरह के भी सभी एक्सपेंसेस चार्ज एक्सपेंडिचर के ही पार्ट माने जाते हैं। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि अगर किसी भी लोन में आप प्री पेमेंट करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको रिडेम्पशन चार्जेस भी देने होते हैं, तो वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर में ही काउंट होता है। और तो और अगर सरकार फ्यूचर डेट्स को रीपे करने के लिए कुछ पैसा साइड में रखना चाहती है, जिसे सिंकिंग फंड चार्जेस कहा जाता है, तो उसे भी चार्ज एक्सपेंडिचर में ही काउंट किया जाता है। कहने का मतलब ये कि सरकार द्वारा लिए गए लोन के रीपेमेंट से जुड़े सभी चार्जेस को चार्ज एक्सपेंडिचर का ही पार्ट माना जाता है। इसके अलावा हमारे देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर, सीएजी, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स की जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं और इनकी पेंशन्स को भी चार्ज एक्सपेंडिचर में ही रखा गया है। यानी इनकी सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन्स के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन तो हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट इसके ऊपर किसी भी तरह की वोटिंग नहीं कर सकती। और वो इसलिए क्योंकि ये चार्ज एक्सपेंडिचर्स हैं। इसके अलावा एक और चार्ज एक्सपेंडिचर है, वो है जुडिशियल अवार्ड्स पेमेंट। यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर किसी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अंदर कोई केस हार जाती है और कोर्ट ऑर्डर करती है कि गवर्नमेंट को अदर पार्टी को एज कंपनसेशन, पेनल्टी, रिफंड या डैमेजेस के रूप में कुछ पैसे देने होंगे, तो दूसरी पार्टी को दिए जाने वाले ये पैसे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होंगे। कहने का मतलब ये कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर है और इसके ऊपर भी पार्लियामेंट किसी भी तरह की वोटिंग नहीं कर सकती और ना ही इसमें कोई भी रुकावट डाल सकती है। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो है स्टैट्यूटरी चार्ज एक्सपेंडिचर। बट इससे पहले कि हम लोग स्टैट्यूटरी चार्ज एक्सपेंसेस की बात करें, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि अभी तक तीन कैटेगरीज ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर जो हमने कवर किए हैं वो सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूटरी चार्ज एक्सपेंसेस के थ्रू पार्लियामेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक पार्लियामेंट्री लॉ पास करके किसी भी एक्सपेंसेस को चार्ज एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाल सकती है।
और ये एक बहुत ही दूरदर्शी सोच रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, क्योंकि ये बात तो तय है कि गवर्नेंस लगातार इवॉल्व कर रही है और इस तरह के चार्जेस फ्यूचर में आते रहेंगे जहां पर जरूरत होगी कि उन्हें चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किया जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पार्लियामेंट को देनी जरूरी थी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोगों ने कवर कर ली हैं। चलिए बात करते हैं मेड एक्सपेंडिचर की। तो देखिए, मेड एक्सपेंडिचर के केस में क्या होता है कि सरकार जो भी खर्चा करना चाहती है उसे डिमांड ऑफ ग्रांट्स के फॉर्म में पार्लियामेंट के सामने पेश करती है। उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और बाद में वोटिंग होती है और उसी के बेस पे ये डिसाइड होता है कि सरकार को उस खर्चे के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे मिलेंगे या नहीं। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोगों ने कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।